हेलो दोस्तों, मैं संजय सिंह IIGS के YouTube चैनल में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। मित्र, हम लोग करंट अफेयर्स के सेशन को लेकर चल रहे हैं। कल के क्लास में मैंने करंट अफेयर्स का टॉपिक दिया था, तो आज भी जो हमारा प्रश्न होगा वो करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए प्रश्न होगा। मित्र, तो चलिए, आप जानते ही हैं करंट अफेयर्स किसी भी परीक्षा में एक रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण होता है करंट अफेयर्स का टॉपिक। तो इसको एग्ज़ाम के समय ही पढ़ा जाता है। अभी बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है कि दिसंबर 2020 में किस राज्य सरकार ने मेरा कोविड केंद्र ऐप लॉन्च किया। एक ऐप है ना, और उस ऐप का नाम है मेरा कोविड केंद्र ऐप। किसने लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया। दूसरा प्रश्न आते हैं, भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना, भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? तो गोवा में स्थापित किया गया। हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना क्या है? आपको स्वच्छ ऊर्जा दिया जाएगा, साथ ही साथ कुशल ऊर्जा पर भी बल दिया जाएगा कि ऊर्जा के उपयोग में कैसे आप कुशलता ला सकते हैं, इस पर भी बल दिया जाएगा। ये कृषि के क्षेत्र में काफ़ी योगदान साबित हो रहा है। ऐसे यंत्र आपको लगाए जाएंगे जिसमें ऊर्जा की कम खपत होती हो। आइए, प्रसिद्ध पुस्तक बोस्कियाना किसके जीवन पर आधारित है? तो बोस्कियाना जो पुस्तक है मित्र, आप लोग जानते ही होंगे किसके जीवन पर आधारित है। गुलजार साहब के जीवन पर आधारित है बोस्कियाना। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, गुलजार साहब के जीवन पर आधारित है बोस्कियाना। यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है? तो यूनेस्को ने किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। और देखिएगा, यूनेस्को जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूनेस्को जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, है ना। यूनेस्को में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 193 सदस्य यूनेस्को में हैं वर्तमान में। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो यूनेस्को की स्थापना जो हुई है वो 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई है। याद रखिएगा, 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को का फुल फॉर्म है। और स्थापना 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। ठीक है। पन्ना टाइगर रिजर्व को ये बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए हॉप पोर्टल लॉन्च किया है? हॉप HOPE, हॉप पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड ने। याद रखिएगा, उत्तराखंड ने हॉप पोर्टल लॉन्च किया है। सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो ब्रिटेन जो है उसने सोशल मीडिया के खिलाफ विश्व का पहला कानून बनाने वाला देश है। कौन है? तो ब्रिटेन है। ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा मित्र? तो 2023 का जो आयोजन होगा वो भारत में होगा। बहुत बड़ी बात है, भारत में हम लोग फिर एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप मैच का आयोजन आनंद अनुभव ले सकते हैं। और भगवान से प्रार्थना है कि भारत इसमें विजेता बने, विश्व विजेता बने।
कजाकिस्तान की राजधानी वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो कजाकिस्तान की राजधानी जो वर्तमान में है वो नूर सुल्तान में स्थित है। नूर सुल्तान क्या है? तो नूर सुल्तान कजाकिस्तान के एक नेता का नाम है नूर सुल्तान। नूर सुल्तान नजरबेयावा, नूर सुल्तान नजरबेयाव एक नेता है, कहाँ के? कजाकिस्तान के, है ना। तो उन्हीं के नाम पर इस राजधानी का, कजाकिस्तान की राजधानी का नाम पड़ा नूर सुल्तान। कजाकिस्तान के बारे में जान लीजिएगा कि जो कजाकिस्तान है वो कैस्पियन सागर के नज़दीक है। कजाकिस्तान की सीमा कैस्पियन सागर से टच करती। कैस्पियन सागर एशिया महादेश में स्थित है ना, याद रखिएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सवर्णों को 10% आरक्षण नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थानों में दिया गया? किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सवर्णों को 10% आरक्षण नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थानों में दिया गया है? तो 103वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उसी के द्वारा सवर्णों को 10% आरक्षण दिया गया। और 103वां जो संविधान संशोधन हुआ है वो कब हुआ? तो 12 जनवरी 2019 को हुआ। 12 जनवरी 2019 को हुआ, याद रखिएगा, 12 जनवरी 2019 को हुआ। ठीक है, अब बात को जरा सा यहाँ पर समझ लेंगे, जरा सा मैं इसकी हिस्ट्री में आता हूँ। देखिए, अभी वर्तमान में कितना प्रतिशत आरक्षण की बात की गई है? तो वर्तमान में 50% आरक्षण की बात की गई है। कितना प्रतिशत आरक्षण की बात की गई है? तो 50% आपको आरक्षण मिलेगा। लेकिन अभी है कितना प्रतिशत भारत में? तो अभी है 49.5% आरक्षण है भारत में। और ये जो भारत में जो आरक्षण दिया गया है, इस 49.5% में 27% जो है वो ओबीसी को है, 27% ओबीसी को है। 15% जो है वो एससी को है, एससी को 15% है। और 7.5% जो है वो आपको 7.5%, यहाँ पर 5 होगा, तो 7.5% जो है वो आपको एसटी को है। यही आरक्षण की बात है। ठीक है, तो अगर इसको हम काउंट करते हैं 27% ओबीसी के लिए, याद रखिएगा, 15% एससी के लिए और 7.5% एसटी के लिए, तो टोटल कितना हो जाता है? 49.5% आरक्षण। ठीक है, ये जो 49.5% जो आरक्षण दिया गया है, ये किस आधार पर दिया गया है? तो ये जाति के आधार पर दिया गया है। जो व्यक्ति एससी में जन्म लेगा तो उसको 15% आरक्षण मिलेगा, एसटी में जन्म लेगा उसको 7.5% आरक्षण मिलेगा, जो ओबीसी में जन्म लेगा उसको 27% आरक्षण मिलेगा। समझिएगा बात को। तो ये जो आरक्षण मिला 49.5%, ये किस आधार पर मिला? तो जाति के आधार पर मिला। ठीक है, अब जो आर्थिक रूप से कमज़ोर जनरल वर्ग के जो लोग हैं, जिसको हम लोग ईडब्ल्यूएस कहते हैं, ईडब्ल्यूएस कहते हैं, इसको कितना आरक्षण मिला है? तो इसको 10% आरक्षण मिला है। ईडब्ल्यूएस को कितना आरक्षण मिला है? तो 10% आरक्षण। ये जो आरक्षण मिला है, ये जो 50% आरक्षण था उससे अलग है। 50% आरक्षण जाति के आधार पर है और 10% जो आरक्षण है वो आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति के लिए आरक्षण है। किसके लिए आरक्षण है? तो आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति के लिए आरक्षण है। ठीक है, अब जैसे एससी एसटी ओबीसी इसका आंदोलन करने लगे, हो हल्ला करने लगे कि नहीं जनरल को कैसे आरक्षण मिल गया, जनरल को कैसे आरक्षण, वो पहले पूरा नियम पढ़ते नहीं हैं और हल्ला शुरू करना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म जो होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वैसा वर्ग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उसको आरक्षण मिलेगा 10%। इसमें जनरल के सभी
जो वर्ग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हीं को मिलेगा, जो आर्थिक रूप से मजबूत है उनको नहीं मिलेगा। मतलब ये जाति के आधार पर आरक्षण नहीं मिला है, ये आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति के आधार पर आरक्षण मिला है। समझिएगा बात को, समझे ना। तो EWS जो आरक्षण है वो 10% है, और फिर ये 50% हमारा जो आरक्षण है वो अलग आरक्षण है, ठीक है। और EWS जो आरक्षण लागू किया गया था वो कब किया गया था, तो लिख दीजिएगा 12 जनवरी 2019 को। 12 जनवरी 2019 को याद रखिएगा कब लागू किया गया है, तो 12 जनवरी 2019 को किया गया है, ठीक है। EWS आरक्षण जो दिया गया, EWS जो आरक्षण दिया गया है वो किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल आपका 15(6), एक आर्टिकल आया 15(6) और एक आर्टिकल आया 16(6) में संशोधन किया गया। 15(6) में क्या बोलता है, 15(6) में बोलता है प्रवेश और उन्नति, प्रवेश और उन्नति। अगर सरकारी नौकरी में कोई प्रवेश कर रहा है तो वहाँ पर उसको आरक्षण मिलेगा, समझिएगा बात को। अगर उसका प्रमोशन हो रहा है, उन्नति हो रहा है, तो वहाँ पर उसको आरक्षण मिलेगा। 15(6) कहता है। 16(6) क्या कहता है, पदों में आरक्षण दिया जाएगा। 16(6) में पदों में आरक्षण दिया जाएगा। अब देखिए 16(6) में पदों में आरक्षण का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी कोई वैकेंसी आएगी तो उस वैकेंसी में EWS के लिए अलग से सीट का व्यवस्था होगा। जनरल, अनारक्षित, देखिएगा जब हमारी वैकेंसियां आती हैं, है ना, तो उसमें एक अनारक्षित वर्ग होता है, एक SC वर्ग होता है, एक ST वर्ग होता है, एक OBC वर्ग होता है, समझिएगा बात को। अब एक वर्ग बनेगा EWS, एक वर्ग कौन बनेगा, EWS, और वहां लिखा हुआ रहेगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग इसके अंतर्गत आते हैं, EWS के अंतर्गत आए हैं। ये जाति की कहीं बात नहीं हो रही EWS में, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लोगों की बात हो रही है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो आर्टिकल 15(6) और 16(6) में संशोधन हुआ है। 15(6), 16(6) एक नया आर्टिकल बना है, इसको भी याद रखना है EWS के अंतर्गत। और संविधान संशोधन 103वां हुआ है, इस चीज़ को भी ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। आइए इसका आंसर कर देंगे 103वां। किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीवा सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया गया था, तो इजराइल की एक सड़क था तेल अवीवा, उसका नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया गया है। किस बैंक ने कहा है हम हार नहीं मानेंगे, ये शीर्षक का नाम है, हम हार नहीं मानेंगे, किस बैंक ने कहा है, तो किस बैंक ने कहा है, तो HDFC बैंक ने कहा है। लोकसभा में किस नेता को संसद की लोक लेखा समिति का पुनः अध्यक्ष बनाया गया, है ना, तो अधीर रंजन चौधरी को अध्यक्ष बनाया गया लोक लेखा समिति का, है ना। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति के अंतर्गत कितने सदस्य आते हैं, तो लोक लेखा समिति के अंतर्गत 22 सदस्य आते हैं, जिसमें से 15 जो सदस्य होता है वो आता है आपका लोकसभा से, और 7 सदस्य जो आता है ये आपका आता है राज्यसभा से। लोक लेखा समिति का कार्य क्या है, तो कार्य है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के जो रिपोर्ट होते हैं, जो प्रतिवेदन होते हैं, है ना, उसकी जांच करता है। याद रखिएगा लोक लेखा समिति का कार्य क्या है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट या प्रतिवेदनों की जांच करना, ठीक है मित्र। आइए, किस राज्य में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड अभियान की शुरुआत की गई है, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है, तो तमिलनाडु में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड अभियान की शुरुआत की गई है। रामविलास पासवान का हाल ही में निधन हो गया, वे कितनी बार लोकसभा सांसद के तौर पर निर्वाचित हुए थे, तो रामविलास पासवान 9 बार लोकसभा सांसद के
निर्वाचित के रूप में वो हुए थे। सांसद के तौर पर 9 बार निर्वाचित वो हुए थे। प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो प्रोजेक्ट एयर केयर की जो शुरुआत की गई है वो हरियाणा राज्य में की गई है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने वाला पहला राज्य आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है। स्वनिधि योजना कब चालू किया गया था? तो स्वनिधि जो योजना जो चालू किया गया था वो 24 फरवरी 2019 को चालू किया गया था, 2019 को। इसमें किसको सहायता दिया जाएगा? जो रेहड़ी लगाता है, रोड के किनारे जो सब्जी बेचते हैं, उनको इसमें सुविधा दी जाएगी, उनको कर्ज दिया जाएगा, आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। समझ गए बात को? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में किस देश ने दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का जारी किया है? तो स्विट्जरलैंड जो है सबसे छोटा सोने का सिक्का जारी किया है। याद रखिएगा, ठीक है। स्विट्जरलैंड ने सबसे छोटा सोने का सिक्का जारी किया है। हाल ही में अनुबंध कृषि पर कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो अनुबंध कृषि पर कानून बनाने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो आपका तमिलनाडु है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के निर्देशक कौन हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के जो निर्देशक हैं वो क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा है। क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा। IMF का मुख्यालय कहाँ है? IMF का मुख्यालय तो वाशिंगटन DC है। IMF का मुख्यालय है ना, वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वाशिंगटन DC है ना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय UNO का संगठन है ये। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल के निशानेबाजी और तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन जो किया गया था, कहाँ किया गया था मित्र? तो भारत में किया गया था। किस राज्य के द्वारा धुआं रहित रसोई के लिए प्रोजेक्ट चूल्हा लॉन्च किया गया है? तो किस राज्य के लिए किया गया है? तो महाराष्ट्र के लिए किया गया है। प्रधानमंत्री के द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट अभियान की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री के द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट अभियान की शुरुआत हुई थी तो 29 अगस्त 2019 को हुई थी। निष्ठा कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है? तो निष्ठा कार्यक्रम मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। 22 अप्रैल 2020 को मनाया गया पृथ्वी दिवस का थीम क्या था? तो पृथ्वी दिवस का थीम था क्लाइमेट एक्शन। पृथ्वी दिवस का क्या थीम था? क्लाइमेट एक्शन। याद रखिएगा, क्लाइमेट एक्शन। ठीक है मित्र, तो इस प्रकार हमने आप लोगों के सामने कुछ करंट अफेयर्स का टॉपिक लेकर आज उपस्थित हुआ है ना मित्र। आप हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी ज़रूर करेंगे मित्र, क्योंकि सब्सक्राइब और शेयर करने से आपको नुकसान नहीं होने वाला है। सिर्फ हमें एक संतुष्टि मिलती है, हमें एक आनंद का अनुभव होता है और उसी आनंद के साथ फिर उत्साह और जोश के साथ नया वीडियो में आप लोगों के लिए बनाता हूँ। ये आप लोगों के फ़ायदेमंद के लिए ही है मित्र। समझ गए बात को? इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बस आप हमें अपने परिवार को बढ़ाना चाहता हूँ, आपका सहयोग देना चाहते हैं, आप हमें सहयोग दें, हमारी हाथों को मजबूत करें, तो आपका भी जो है हमारा सहयोग रहेगा और हम लोग एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, जिसमें साध्य और साधन अगर दोनों पवित्र होगा मित्र तो स्वाभाविक है कि हम लोग दोनों अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाएंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे।
ठीक है मित्र, हमारा जो लक्ष्य है वो आप ही पर डिपेंड करता है, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है मित्र। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। अगर आप और भी क्लास सिस्टमेटिक ढंग से आप लेना चाहते हैं, करेंट अफेयर्स का तो मैं दे ही रहा हूं, आपको हिस्ट्री का क्लास चाहिए, ज्योग्राफी का क्लास चाहिए, अन्य क्लास भी चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं मित्र। नोट्स भी आपको उपलब्ध होगा और साथ ही साथ उस टॉपिक का विस्तार पूर्वक आपका चर्चा भी किया जाएगा। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है मित्र, वो 9955281831 है। IIGS है हमारा इंस्टीट्यूट का नाम है मित्र, याद रखिएगा, है ना। मैं इस नंबर से आपको जोड़ दूंगा और फिर आपको सिस्टमेटिक ढंग से आपको क्लास मिलता हुआ, हर सब्जेक्ट का मिलता हुआ अभी तो मैं करंट अफेयर्स का आपको सिस्टमेटिक ढंग से दे रहा हूं और हमेशा देते रहूंगा, है ना। इसी बीच में कुछ हम लोग कंसेप्ट पर भी वर्क करेंगे और भी अगर सिस्टमेटिक ढंग से आपको क्लास चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको सिस्टमेटिक ढंग से क्लास मिलता हुआ चला जाएगा मित्र। बस इतना याद रखेंगे, हम लोगों को सफल होना है, एग्ज़ाम को हर हालत में क्रैक करना है मित्र। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मित्र। तो इसी शब्दों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।